जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग पढ़ेंगे बायोडायवर्सिटी के आगे का टॉपिक, जो कि है सरकार कौन कौन से नियम लाई थी, कानून कौन कौन से लाई थी और ऑर्गेनाइजेशन कौन कौन से चलाए, प्रोग्राम कौन कौन से चलाए, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे कि प्रोजेक्ट टाइगर क्या होता है, प्रोजेक्ट एलिफेंट क्या होता है, प्रोजेक्ट हंगुल, प्रोजेक्ट टाइगर, दुनिया भर के प्रोजेक्ट देख डालेंगे। एक एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है, IUCN कौन सी संस्था है, WWF, ये सब संस्थाएं कौन कौन सी हैं, रेड लिस्ट क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या है, रेड डाटा बुक में कौन कौन से 8 प्रकार के प्रजातियों को रखा जाता है, वो इस वीडियो में हम लोग देखेंगे। तो पहला लिखा है यहाँ पे फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट 1980 में आया था, जिसमें लिखा गया है कि जंगलों को कैसे बचाएं, जंगलों को बचाने के प्रावधान दिए गए हैं। ठीक, इसमें कहा गया है कि डिफॉरेस्टेशन को पूरी तरह खत्म नहीं किया जा सकता, उसके मतलब खत्म नहीं करेंगे, कम कर देंगे। ठीक, डिफॉरेस्टेशन खत्म किया ही नहीं जा सकता, क्योंकि मेज, रैक और कुर्सी, बहुत सारी चीजें, तखत, ये सब चीजें लकड़ी से ही बनती हैं, और लकड़ी अगर हम लोग को मिलेंगी नहीं तो ये सब चीजें जो बनती हैं वो बनना मुश्किल हो जाएंगी, प्रोडक्ट बनना मुश्किल हो जाएंगे। जो जमीन हम लोग मतलब जनसंख्या बढ़ रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है, तो उसको रहने के लिए वो चाहिए, जमीन चाहिए, रहने के लिए जमीन चाहिए, तो उसको जंगलों की तरफ बढ़ना पड़ेगा, जिस वजह से जंगलों को काटना जरूरी हो जाता है। लेकिन जंगलों को इतनी फास्ट भी ना काटने कि 5G भी फेल हो जाए। ठीक है, इतनी फास्ट भी नहीं काटना चाहिए। ठीक, धीरे धीरे काट, मतलब कम काटें, उसकी जगह पे पेड़ लगाएं भी, ये सब इसमें कहा गया है। इसमें राज्य सरकार कुछ भी नहीं कर सकती, राज्य सरकार इसमें हस्तक्षेप नहीं कर सकती, अगर करेगी तो अच्छे से कुछ आएगी। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 में। इसमें जंगली जानवर, पक्षी और ये जंगली जानवर, पक्षी, इन सबको बचाने का प्रावधान दिया गया है। जितने भी इंडेंजर्ड हैं उन सबको बचाने का ऐसे प्रावधान दिया गया है। ठीक है, देखिए अब ये तो चले, उसके बाद अब आ गए हैं पर्टिकुलर। ठीक, कौन कौन से इंडेंजर्ड स्पीसीज हैं उनको बचाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वो अब हम लोग देखते हैं। उसके लिए लाया गया था पहला प्रोजेक्ट टाइगर। प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया था 1973 में। कहाँ लाया गया था? जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क में, जो कि उत्तराखंड में है। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क कहाँ है? उत्तराखंड में। ठीक, यूके लिख देते हैं। ठीक, यूके में है, अब यूनाइटेड किंगडम में नहीं है, उत्तराखंड में है। ठीक, उत्तराखंड में जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जहाँ पे सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर को चलाया गया था और टाइगर को बचाया जाने लगा था, क्योंकि टाइगर जो है वो इंडेंजर्ड स्पीसीज हो गया था, यानी उसकी संख्या बहुत कम हो गई थी। इसी वजह से टाइगर को बचाना बहुत ज़रूरी हो गया था। अब देखिए, जो ये आपको फैक्ट बताते हैं, जो कॉर्बेट नेशनल पार्क है, जो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क है, उसका नाम जिम कॉर्बेट क्यों है? देखिए, जिम कॉर्बेट एक शिकारी था, जो कि शेरों को मारता था, शेरों को मारता था, और उसको बहुत सारे इनाम भी मिले, उसको बहुत सारे अवार्ड मिले। वो बहुत बढ़िया शिकारी था, इस वजह से उसको अवार्ड और इनाम भी मिले। अब देखिए, जहाँ पे शेरों को बचाने के लिए सबसे पहला मतलब लाया गया, प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया, वो जगह है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क, जिसका नाम देखिए क्या है, जिम कॉर्बेट, जो कि शिकारी के नाम पे रखा गया है। इसने बहुत सारे शेरों को मारा है। देख रहे हैं आप, ये जो कॉर्बेट है वो शिकारी का नाम ही है, जो कि शेरों को बहुत मारता था, और वहीं पे सबसे पहले प्रोजेक्ट टाइगर लाया गया। देख रहे हैं, प्रोजेक्ट एलिफेंट आया था, मतलब आया तो 1992 में था, लेकिन इसका जो एक्ट है वो बन चुका था 1879 में। एक्ट से खाक फर्क पड़ा नहीं, इसीलिए 1992 में एक प्रोजेक्ट एलिफेंट लॉन्च किया गया, जिसके तहत एलिफेंट को बचाने का प्रावधान दिए गए हैं, यानी हाथियों को बचाने के प्रावधान दिए गए हैं। जितने भी मोटे लोग इसे देख रहे हैं, उसको देख के प्रभावित ना हो। ठीक है, ये कुछ गलत मैसेज नहीं जा रहा है, हाथियों को बचाने की बात हो रही है। प्रोजेक्ट एलिफेंट, देखिए इसके लिए बहुत सारे हाथी के गलियारों को बनाया गया, यानी कि एलिफेंट कॉरिडोर बनाया गया। जो इतनी खाली जगह छोड़ी हमने, ऐसे नहीं छोड़ी। यहाँ पे आपको फोटो दिखाने, यानी आपको यहाँ पे पिक्चर दिखाएंगे कि कैसे 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 यहाँ पे हम जो पढ़ा रहे हैं वहाँ वहाँ पिक्चर बनती जाएगी। ठीक है, एलिफेंट कॉरिडोर जो है वो, एलिफेंट कॉरिडोर जो है उसमें हाथी जैसे चले, जैसे जो उसको करना है वो कर सकते हैं, और उन मतलब सही से, मतलब बिना किसी ह्यूमन इंटरवेंशन, यानी मानव के
यानी उसमें कोई इंटरप्ट ना करे, कोई भी मनुष्य उसमें इंटरप्ट ना करे, वैसे वहाँ पे वो लोग रह सकते हैं। समझ गए। एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट कब आया था? 1879 में। हालांकि लॉन्च कब हुआ प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ? 1992 में। इसमें डेट याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है, क्योंकि डेट ही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इसमें होती है। कहीं पूछ लेगा प्रोजेक्ट आगे कब आया था तो हो जाएगा काम, ठीक है। ठीक, प्रोजेक्ट अब एलिफेंट कॉरिडोर समझ गए। कॉरिडोर यहाँ पे कोई भी ह्यूमन नौटंकी नहीं कर सकता, मतलब देखना है तो देख सकते हैं, लेकिन हाथी को घाव यानी उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं एलिफेंट कॉरिडोर में, वहाँ पे हाथी अच्छे से घूम सकते हैं। अगला है प्रोजेक्ट हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल को अंग्रेजी में कहा जाता है कश्मीर रेड स्टैग, इससे बढ़िया तो हिंदी वाला है हंगुल। प्रोजेक्ट हंगुल जो है वो 1970 में आया था, जिसको कश्मीर की सरकार जो थी वो IUCN एक संस्था है जिसमें जानवरों को बचाने की बात कही जाती है। WWF जो है वो भी ऐसी संस्था है, ठीक। कश्मीर की सरकार ने IUCN और WWF से कहा कि हमारे वहाँ तो हंगुल मरे जा रहे हैं साहब, हम क्या करें, ठीक। तो IUCN और WWF बोले कोई बात नहीं, हम हैं, तुम क्या चिंता कर रहे हो, हम है ना। तो IUCN और WWF जो थे, ये जो संस्था थी दोनों, इसने प्रोजेक्ट हंगुल कश्मीर की सरकार के साथ चलाया, जिसमें हंगुल जो जानवर है हिरन जैसा लगता है, लेकिन हालांकि हिरन नहीं होता है। प्रोजेक्ट हंगुल को बचाने के प्रावधान दिए। 1970 में ये आया था। इसमें आपको कोई दिक्कत तो नहीं। प्रोजेक्ट एलिफेंट 1992 में लॉन्च हुआ था, हालांकि इसका जो एक्ट है वो 1879 में बन गया था, एलिफेंट प्रिजर्वेशन एक्ट। समझ गए, इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना। अब हम लोग देखते हैं क्रोकोडाइल प्रिजर्वेशन एक्ट, मतलब क्रोकोडाइल यानी मगरमच्छों को बचाने के लिए IUCN WWF ये देखते हैं। और आगे एंडेमिक स्पीशीज क्या होता है, रेड डाटा बुक क्या होता है, अभी देखते हैं। अब हम लोग जानते हैं क्रोकोडाइल कंजर्वेशन प्रोजेक्ट जो है वो क्या था। अब देखिए, हम प्रोजेक्ट टाइगर जान चुके, प्रोजेक्ट एलिफेंट जान चुके, प्रोजेक्ट हंगुल भी जान चुके। उसमें जिनका नाम लिखा है प्रोजेक्ट में उन्हीं को बचाया जा रहा है। इसमें भी वही बवाल है। देखिए, इसमें मगरमच्छों को बचाया जा रहा है, जो कि ये जो प्रोजेक्ट था वो आया था 1975 में। ये प्रोजेक्ट कब आया था? 1975 में। इसमें क्या करते थे? कैप्टिविटी ब्रीडिंग करते थे। कैप्टिविटी ब्रीडिंग क्या होता है? देखिए, ये जो मगरमच्छ हैं ये पानी में रहते हैं, अपनी नदी में रहते हैं, ठीक। लेकिन इसको हम लोग इसको नदी में नहीं रखते हैं, क्योंकि ये इंडेंजर्ड है, यानी खतरे में है। अब ये नदी में रहेगा तो मर सकता है, किसी भी जगह से मर सकता है, मतलब किसी भी कारण से मर सकता है। तब इसलिए हम लोग मगरमच्छों को उठाते हैं, बोलते हैं आओ बेटा, उठाते हैं मगरमच्छों को और चिड़ियाघरों में या फिर वाइल्ड लाइफ रिजर्व्स में, इन सब जगहों पे उसको छोड़ देते हैं, और वहाँ पे वो प्रजनन करता है, यानी रिप्रोडक्शन करता है, अपने जैसे बच्चों को पैदा करता है, जिससे वो इंडेंजर्ड स्पीशीज से हट जाता है। ये आपको कैप्टिविटी कुछ नहीं है। देखिए कैप्टिव, जैसे ये देखिए, आपको यहाँ फोटो दिखा देंगे। देखिए हालांकि अभी देखिए, ये यहाँ पे रहता है मगरमच्छ बढ़िया से। अब यहाँ मगरमच्छ है, किसी कारण से ना मर जाए तो जो हम इंसान हैं वो इसको चिड़ियाघर में ले आए, मान लीजिए, ठीक, चिड़ियाघर में ले आए। अब जो यहाँ पे रहेगा, यहाँ पे जो मगरमच्छ रहेगा, यहाँ पे वो सुरक्षित रहेगा, क्योंकि यहाँ पे किसी से मरने का डर है नहीं, ठीक। वहाँ पे कोई मान लो दरियाई घोड़ा है, पटक पटक मार दे, ठीक। अब ये जो क्रोकोडाइल है उसको हम लोग चिड़ियाघर में ले आए, ठीक। चिड़ियाघर में वो प्रजनन करेगा, उसको किसी का खतरा नहीं है। नेशनल पार्क में वो प्रजनन करेगा, यानी रिप्रोडक्शन करेगा और अपनी संतान की उत्पत्ति करेगा, जिससे उनकी संख्या में वृद्धि आएगी, यानी वो इंडेंजर्ड स्पीशीज से हट जाएंगे। समझ गए। हम लोगों ने मगरमच्छों का कंजर्वेशन कर लिया, हंगुल का कर दिया, शेर का कर दिया, हाथी का कर दिया, घोड़ा गधा सबका कर दिया, ठीक। अब हम लोग देखते हैं कि IUCN और WWF कौन से खेत के मूल्य। ये जो IUCN है, IUCN एक संस्था है जिसका फुल फॉर्म है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। इंटरनेशनल यानी पूरी दुनिया में ये एक ऐसी संस्था है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज यानी प्राकृतिक चीज़ों को, यानी प्राकृतिक जो रिसोर्सेज हैं उनको बचाने का काम करती है, जिसका नाम है क्या है? IUCN और WWF का नाम फुल फॉर्म है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। जो WWF है वो भी यही काम करती है, IUCN भी यही काम करती है।
ये दोनों जो हैं वो किसी सरकार के बल पे नहीं खड़ी हुई है, ये एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है। देखिए प्राइवेट मतलब कि जो कि एक आदमी, यानी कि स्पेसएक्स क्या है, प्राइवेट, इसरो क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा लगाई गई, ठीक है। अब देखिए इंटरनेशनल यूनियन जो है, ये IUCN और WWF ये प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है, प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन है जो कि नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए काम करती हैं, ठीक। कभी कभी ये लोकल गवर्नमेंट जो होती हैं, जो लोकल सरकार होती हैं, जैसे कश्मीर की सरकार, जैसे अभी बताया था आपको प्रोजेक्ट अंगुल में, उससे मदद लेती हैं लेकिन अपने ऊपर अधीन नहीं होने देती हैं, ठीक। अपने ऊपर इनको भारी नहीं होने देती हैं, अपने ऊपर डोमिनेट नहीं करने देती हैं। इसीलिए ये एक IUCN और WWF ऐसी संस्थाएं जो कि प्राइवेट यानी खुद से चलाई जाती हैं, किसी भी सरकार के द्वारा नहीं चलाई जाती हैं, और नेचुरल रिसोर्सेज को बचाने के लिए काम करती हैं। फुल फॉर्म इसका याद रखना पड़ेगा, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। WWF का है वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ फंड। और जो ये IUCN है, IUCN रेड डाटा बुक को मेंटेन करता है, और सबसे पहले रेड डाटा बुक इसी ने प्रचलित की, मतलब इंट्रोड्यूस की थी, ठीक। सबसे पहले इंट्रोड्यूस किसने की थी, IUCN ने रेड डाटा बुक को इंट्रोड्यूस किया था। रेड डाटा बुक अभी हम लोग आगे जानेंगे क्या होता है, ठीक है। IUCN में कोई दिक्कत नहीं ना। देखिए क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एक्ट समझ गए, कब आया था क्रोकोडाइल कंजर्वेशन एक्ट, 1975 में। इसमें कैप्टिविटी ब्रीडिंग, ठीक, कैप्टिविटी ब्रीडिंग के द्वारा जानवरों की संख्या को बढ़ाया जाता है। कैप्टिविटी ब्रीडिंग कुछ नहीं है, इसमें चिड़ियाघर में या वाइल्ड लाइफ रिजर्व में या अलग अलग सुरक्षित जगहों पे जानवरों को लाया जाता है जो कि इंडेंजर्ड हों, और उनके लिए अच्छे प्रावधान, मतलब कि उनके लिए अच्छी सुविधा रखी जाती है ताकि वो मरे नहीं, और वहाँ पे वो रिप्रोड्यूस करें और अपने जैसे बच्चों को पैदा करें ताकि उनकी संख्या में बढ़ोतरी आए। समझ गए। अब आपको पिछली बार क्लास में हमने बायोस्फीयर तो बता दिया था, लेकिन ये ससुरा छूट गया था। ये कौन सा था, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। नेशनल पार्क वो जगहें होती हैं और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी सेम ही जगहें होती हैं, दोनों वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क दोनों सेम जगहें होती हैं जो कि प्रोटेक्टेड एरियाज होती हैं। प्रोटेक्टेड एरियाज यानी सुरक्षित एरिया। यहाँ पे भी, मतलब यहाँ पे भी कैप्टिविटी ब्रीडिंग कराई जाती है, ठीक। नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी कैप्टिविटी ब्रीडिंग कराई जाती है, चिड़ियाघरों में भी कराई जाती हैं और अलग अलग जगहों पे की जाती हैं जहाँ पे सुरक्षित हो, ठीक। ये प्रोटेक्टेड एरिया है, ठीक, जहाँ पे ह्यूमन इंटरप्शन नहीं होता है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में तो थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन नेशनल पार्क में पूरी तरह बोल देता है नो। नो मीन्स नो, ठीक। नेशनल पार्क तुरंत बोलता है नो, ठीक। नेशनल पार्क में बिल्कुल नहीं होती है, ह्यूमन जो इंसान है वहाँ पे बिल्कुल जा ही नहीं सकता, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में जा सकता है, ठीक। लेकिन वहाँ नौटंकी करेगा तो बहुत मारा जाएगा, ठीक है। नौटंकी मतलब कि शिकार करेगा, नुकसान पहुँचाएगा जानवरों को, पेड़ों को काटेगा, अब मारा तो जाएगा ही, ठीक है। क्योंकि इसीलिए तो ये सब बनाए गए हैं, नेशनल पार्क और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी उन सबको बचाने के लिए बनाए गए हैं, और तुम जाके वही खराब करोगे तो मारे जाओगे गिरा गिरा के, ठीक है। अब ये प्रोटेक्टेड एरियाज होते हैं, यानी सुरक्षित क्षेत्र होते हैं जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज, यानी जो स्पीसीज खत्म होने वाली होती हैं, इनकी संख्या बहुत कम हो चुकी होती है, उनके लिए बनाई जाती हैं, जहाँ पे वो प्रजनन कर सकें और अपनी संख्या को बढ़ा सकें, ठीक है। जहाँ पर इंडेंजर्ड स्पीशीज को प्रजनन के लिए रखा जाता है, ठीक है, समझ गए। अब देखिए नेशनल पार्क का एग्जांपल है काजीरंगा नेशनल पार्क जो कि असम में है, ठीक। काजीरंगा नेशनल पार्क कहाँ है, असम में। और गिरनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में, ठीक। गिर नेशनल पार्क गुजरात में है और गिरनर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है गुजरात में, ठीक। गिर बोलेगा तो नेशनल पार्क और गिरनर बोल जाएगा तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। समझ गए। कैप्टिविटी ब्रीडिंग बाउंस तो नहीं मारा। कैप्टिविटी ब्रीडिंग आप समझ गए ना कि जहाँ पे इंडेंजर्ड स्पीसीज अपने नेचुरल हैबिटेट यानी जंगलों में या नदियों में रहते हैं, वहाँ से उसको उठा करके चिड़ियाघरों में या नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, इन सब जगहों पे छोड़ देना ताकि वो सुरक्षित तरीके से प्रजनन कर सकें और सुरक्षित रहें और उनकी संख्या कम ना हो, वो मरे नहीं। इस वजह से ये कैप्टिविटी ब्रीडिंग कराई जाती है। अब हम लोग जानते हैं रेड डाटा बुक क्या होता है, एंडेमिक स्पीसीज क्या होती है, और रेड डाटा बुक में कौन से 8 प्रकारों के स्पीसीज को रखा जाता है। इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं ना, तो मारिए एक बार में स्क्रीनशॉट, या तो याद हो गया होगा आपको।
आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, इस वजह से हमने वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व, इन तीनों की टेबल बना दी है। अब हम लोग सही से समझते हैं कि इन तीनों में अंतर क्या है। अब बायोस्फीयर रिजर्व जो है, यहाँ पे ह्यूमंस यानी इंसानों को जाने दिया जाता है, लेकिन अगर यहाँ पे ज़्यादा बकवास करेगा और नौटंकी करेगा ज़्यादा तो उसको भगा दिया जाएगा वहाँ से, ठीक। और या तो सज़ा भी मिल सकती है, इंटरवेंशन तो हो सकता है, लेकिन वहाँ पे अगर पेड़ों को काटेगा, जानवरों को नुकसान पहुँचाएगा, तब क्या होगा, मारा जाएगा, कुचाया जाएगा, ठीक। नेशनल पार्क में ह्यूमन को बिल्कुल एंट्री नहीं दी जाती है, ह्यूमंस को बिल्कुल एंट्री नहीं दी जाती है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में थोड़ी बहुत हो जाती है एंट्री, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में भी हो जाती है, नेशनल पार्क में नहीं होती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखिए, अगला पॉइंट है जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और नेशनल पार्क हैं, ये दोनों बराबर होते हैं, ठीक। ये रुकिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो है और नेशनल पार्क जो है वो बायोस्फीयर के अंदर ही पाए जाते हैं, यानी कि बायोस्फीयर बहुत बड़ा रहता है, ठीक। बायोस्फीयर बहुत बड़ा रहता है, ठीक ठीक। अब आप देखिए, आपको एक जैसा बनाते हैं, ये पूरा गोला है, ठीक, ये पूरा गोला है बायोस्फीयर। इसके अंदर होगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी के अंदर होगा नेशनल पार्क, ठीक है। क्योंकि नेशनल पार्क है सबसे ज़्यादा, मतलब यहाँ पे इंसानों को बिल्कुल घुसने नहीं दिया जाता है, इंसानों को यहाँ घुसने दिया जाएगा थोड़ा थोड़ा, ठीक, यहाँ पे थोड़ा थोड़ा घुसने दिया जाएगा, लेकिन अगर इसमें आ गए तो गिरा के मारे जाएंगे, ठीक है। वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हालांकि नेशनल पार्क से थोड़ी बड़ी रहती है, समझ गए, लेकिन कभी कभी बराबर होते हैं, साइज में अंतर होता है और ह्यूमन कहाँ कहाँ जा सकते हैं, बस इसमें अंतर होता है ज़्यादा, बाकी इन तीनों में अंतर नहीं होता है, बाकी इन तीनों में अंतर नहीं होता, समझ गए। अब देखिए, अब हम लोग जानेंगे एंडेमिक स्पीसीज क्या होता है। एंडेमिक स्पीसीज वो स्पीसीज होते हैं जो कि खाली एक ही जगह पे पाए जाते हैं, अन्य जगहें जहाँ पे वैसा वातावरण नहीं रहता है, वैसा एटमॉस्फेयर नहीं रहता है, वहाँ पे वो वैसे जानवर, वैसे स्पीसीज नहीं पाई जाती हैं, ठीक। जैसे इंडिया के लोग हैं, इंडिया के लोग भारत में देखिए कैसे दिखते हैं, अलग अलग वैरायटी के प्रोडक्ट दिख जाते हैं यहाँ पे, कोई गोरा दिख जाएगा, कोई काला दिख जाएगा, कोई सांवला दिखेगा। अब जाइए जापान में, समझ नहीं आएगा कौन कौन है यहाँ पे, ठीक है। जापान जाइए, चाइना जाइए, कोरिया, सब सेम है वैरायटी के दिखते हैं, यहाँ पे अलग अलग दिखते हैं। और अमेरिका चले जाएंगे, वहाँ तो सब गोर गोर, ठीक है। और रसिया जाए तो वहाँ भी ऐसा ही सब मामला है, वहाँ से लगता है क्रीम वो फेयर एंड लवली आती, वो सटाते हैं, ठीक, लगाते नहीं सटाते हैं, ठीक है। एंडेमिक स्पीसीज समझ गए ना। जैसे अब भारत के लोग हैं, भारत के लोग जैसे हम लोग यहाँ पे देखते हैं अपने आप को, मतलब शीशम वीशम कहीं देख लेते हैं गलती से, तो हम लोग यहाँ पे अभी देख लिए, अब हम लोग अभी दूसरे देश में जाएंगे तो वैसा हम लोग का आदमी नहीं दिखेगा, वहाँ अपने प्रोडक्ट का आदमी दिखेगा, यहाँ अपने प्रोडक्ट का आदमी दिखता है, समझ गए ना। एंडेमिक स्पीसीज एक ही जगह पे पाए जाते हैं, जैसे हम लोग यहाँ पे दिखते हैं वैसे कहीं ऐसा आदमी यहाँ का दिखता है, वैसे दूसरे देश का आदमी नहीं दिखता, और समझ गए ना। एंडेमिक स्पीसीज जो होती हैं वो एक ही जगह पे पाई जाने वाली स्पीसीज होती हैं, जिसका एक एग्जांपल है ब्लैक बक। ब्लैक बक एक काला हिरन होता है जिसको मारा था सलमान खान ने, जिस वजह से उनको जेल हो गई थी, ठीक है। जो ब्लैक बक है वो पंजाब में ज़्यादातर पाया जाता है, राजस्थान में पाया जाता है, हरियाणा में पाया जाता है, बाकी कुछ जगहों पे मुश्किल से दिखेगा या तो दिखेगा ही नहीं, ठीक। पंजाब, हरियाणा और राजस्थान में ही ब्लैक बक पाया जाता है। अगला एग्जाम्पल एशियाटिक लॉयन है। एशियाटिक लॉयन तो नाम ही से पता चल रहा है कि एशिया में पाया जाएगा। अब एशियाटिक लॉयन है वो एशिया में भी पूरी जगह पे, सारी जगह पे नहीं पाया जाएगा, गिर नेशनल पार्क यानी इंडिया में पाया जाएगा, इंडिया में पाया जाता है, और भी बहुत सारी जगह में पाया जाता है एशिया में, लेकिन बाहर नहीं पाया जाता है, ठीक है। इसी को कहा जाता है एंडेमिक स्पीसीज। अब देखिए एक्सटिंक्ट जो वो होती हैं जो खत्म हो चुकी हैं, एंडेंजर्ड वो होती हैं जो कम बची हैं। अब ये तीनों जो स्पीसीज हैं ये हम लोग को पता कैसे चलती हैं कि ये स्पीसीज इंडेंजर्ड है, ये एक्सटिंक्ट है, ये वाली फलाना, ये ढिमकाना, समझ गए ना। ये हम लोग को पता कैसे चलता है, वो पता चलता है रेड डाटा बुक की वजह से। किसकी वजह से पता चलता है? रेड डाटा बुक की वजह से, ठीक। जो ये रेड डाटा बुक है वो मेंटेन की जाती है IUCN के द्वारा और इंट्रोड्यूस भी की गई थी, जो कि अभी आपको पहले बता चुके हैं, ठीक है।
रेड डाटा बुक यही किताब होती है जो कि इंडेंजर्ड, एक्सटिंक्ट और क्या एंडेमिक स्पीसीज जो होती है उनका रिकॉर्ड बना के रखती है। आप लोग समझ गए ना, इंडेंजर्ड स्पीसीज, एक्सटिंक्ट स्पीसीज और एंडेमिक स्पीसीज में कोई दिक्कत नहीं ना। एंडेमिक स्पीसीज का एग्जांपल ब्लैक बक जो कि पंजाब, हरियाणा, राजस्थान में पाया जाता है। एशियाटिक लायन का एग्जांपल गिर नेशनल पार्क। और ये होते वैसे ये क्या होते हैं, एक ही जगह पे पाए जाने वाले जानवर एंडेमिक स्पीसीज कहलाते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब हम लोग जानते हैं कि रेड लिस्ट क्या होती है।